नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं। न्यूज 6 नेटवर्क हमेशा ये प्रयास करता रहा है कि हम देश की जनरेशन को, उस जनरेशन को जो कल देश का नेतृत्व करने वाली है, कुछ बेहतर दे सकें, कुछ अच्छा दे सकें। आज हमारे साथ अंशु मलिक हैं और अंशु से हम पहले भी जुड़ चुके हैं न्यूज 6 नेटवर्क के माध्यम से, लेकिन आज हम सीधे उनके घर पहुंच गए क्योंकि कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि ये जो डिजिटल दुनिया है वो फीलिंग नहीं दे पाती, वो जानकारी नहीं जुटा पाते हम लोग जो हमारे पास होनी चाहिए। अंशु ने पीसीएस एग्जाम क्लियर किया है 2019 वाला, और अंशु ऐसे रिमोट क्षेत्र से आती है जहां हमारा खुद का पहुंचना भी मुश्किल हो गया, मीडिया पहुंच नहीं पाता। तो ऐसी आवाज को आज अगर देश की नई जनरेशन सुने तो बेहतर होगा। उनकी नीति क्या रही, रणनीति क्या रही, कितना संघर्ष हुआ, परिवार का कैसा रेस्पॉन्स रहा, आपको सबकी जानकारी देंगे। सबसे पहले अंशु मलिक, आपका स्वागत है न्यूज 6 नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा आपसे सवाल करता हूँ, एक लड़की के लिए आसान नहीं होता अंशु, गांव में आप पले बड़े हैं, किसान आप परिवार से आते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कितना आसान था अंशु के लिए उस क्षेत्र में जाना। थोड़ी अपनी यात्रा के बारे में अगर हमें बता पाए। जी बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में जब मैंने 12th किया था तो मेरे पास साइंस साइड थी, तब मुझे पता नहीं था एक्चुअल में मुझे करना क्या है, कि इस दिशा में जाना है, बीए करना है, बीएससी करना है। तो फिर मैंने बीए में एडमिशन ले लिया और सिर्फ ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई जॉब लेनी है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी मिल जाए मुझे। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था 12th के बाद ही। बीए में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन मैं रेगुलर बेस पे जाती नहीं थी। जो मेरा बीए है वो मेरा यहीं से हुआ है, गायत्री देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलकपुर से। और तो मैं एनसीईआरटी वगैरह और लूसेंट वगैरह पहले से ही कंपटीशन जो तैयारी होती है वो करती रहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी 18 साल जब मेरी एज हुई, कोई फॉर्म हम भरते हैं, तो उस टाइम पे तक तो मेरी बीए ग्रेजुएशन हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं एमए में आई, मैंने एमए किया है जैन कॉलेज से, बड़ौद से। तो वहां पर जो मेरे सर थे उन्होंने मुझसे कहा, मुझको थोड़ा एडवाइस दी कि तुम कर सकती हो, तुम अलग हो दूसरों से। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट भी किया कि तुम्हें पीसीएस करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से इस फील्ड में आई हूँ, उसमें सोचना मैंने शुरू किया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जब मेरा एमए हो गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मुझे एमफिल करनी चाहिए, जिससे कि मैं इस माहौल से निकल सकूं, थोड़ा अलग हट के सोच सकूं और मुझे पढ़ने का जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से मुझे टाइम मिल सके। तो फिर मैंने एमफिल किया है यहाँ से सीसीएस कैंपस से किया है मैंने एमफिल। 2018 में कंप्लीट हो गया था और 18 एमफिल करते करते मेरा प्री निकल गया था 2018 का। तो उसके बाद क्या हुआ कि 18 की प्री के बाद मैं घर आ गई थी वापस, क्योंकि मेरा एमफिल हो गया था। तो 4 महीने मैं घर पे ही रही, तो मुझे मेरी पढ़ाई कुछ ठीक से हो नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब सही से तैयारी करने के लिए मुझे 2 बार से मेरठ चले जाना चाहिए। तो फिर मैं वहां पे हॉस्टल में रही हूँ कुछ महीने, 4-5 महीने। तो फिर मेरा एग्जाम हो गया था इसका 2018 के, उसका मेंस हो गए थे मेरे, लेकिन 2018 का मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था तो मैं घर आ गई थी। फिर मेरा 2019 का जो प्री है वो पहले ही हो चुका था दिसंबर 2019 में। तो उसके बाद मैं घर पे ही थी और घर से मैंने फिर तैयारी शुरू की थी। जो तैयारी थी वो मेरी पहले से ही हो चुकी थी वैसे 2018 के दौरान जब मैं बाहर रही थी। तो उसका भी मुझे बहुत फायदा मिला जो मैंने पहले तैयारी की थी, और घर पे भी फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो फिर उसके बाद मेरा 2019 में सिलेक्शन हुआ है। हम तो शुभकामनाएं देंगे, अच्छी यात्रा बताई आपने, लेकिन वो सवाल नहीं बताया जो संघर्ष वाला था। गांव वाले बच्चों को स्पेस देते कहाँ हैं, आपको स्पेस मिला कैसे, और क्या आपको लगता है कि जो बच्चियों को स्पेस नहीं मिलता समाज में, ये ज्यादातर समस्या है, मैं कोई पर्टिकुलर गांव की बात नहीं कर रहा, आपको स्पेस आपने छीन के लिया या परिवार ने दे दिया? नहीं, छीनना तो नहीं कहूंगी, एक विश्वास होता है बच्चों के ऊपर, तो मेरे परिवार ने मतलब वो बनाना पड़ता है। वो कोई भी परिवार हो तो वो बच्चों पर इतनी जल्दी विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बनाना पड़ता है बच्चों को भी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैंने बीए और एमए में मैं पढ़ने में अच्छी रही हूँ, एमए में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी अपनी, तो मेरे घर वालों को मुझ पर और ज्यादा विश्वास बना और उन्होंने बनाया भी है, मुझ पर विश्वास दिखाया कि बाहर भेजा मुझको एमफिल के लिए। और इस तरह से मेरी यात्रा थोड़ी मुझे आसान हो गई इस वजह से, जब घर वालों का सपोर्ट हमारे साथ होता है। बिल्कुल होना चाहिए, हमें अपनी बच्चियों को उतना ही स्पेस देना चाहिए जितने हम अपने बच्चों को। जी, हमारा अपना संघर्ष तो होता ही है, लेकिन अगर परिवार का सपोर्ट हो तो राह थोड़ी आसान हो जाती है। अब मैं वहाँ आता हूँ, मैंने सुना कि आप कभी कभार शूटिंग की तरफ चले जाते थे, आपने निशाने भी खूब दागे हैं। तो जब आप निशाने दाग रहे थे तो पीसीएस पे निशाने दागने की क्या आवश्यकता थी, या
आपने कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जो है जाना स्वाभाविक समझा? जी वैसे जब शूटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ जो निशाने वाला हिस्सा। जी जब मैं 12th कर रही थी यहीं से होशियार देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज से, तो हमारे स्कूल में जो दादी चंद्रो है प्रकाश वो भी आई थी, तो उन्होंने थोड़ा उसकी वजह से रुझान बढ़ गया और हमारे यहाँ पे सिखाते थे, तो मैंने थोड़े दिन शूटिंग भी की है 1 साल के करीब। उसके बाद जब मेरी 12th हो गई तो वो थोड़ी छूट गई और मैंने सोचा कि थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे देना चाहिए, वो ज्यादा सही है। मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ौत वाला चपरोली वाला इलाका है, ये शूटिंग के लिए ठीक ठाक है, यहाँ का नाम चलता है। दादी चंद्रो का अभी जो है अंशु ने नाम लिया, 2 बहनें हैं, चंद्रो है और प्रकाशो जी है, और एक की ईश्वर जो है, ईश्वर एक को अपने पास बुला भी चुका है। ये दुखद है क्षेत्र के लिए भी। लेकिन मैं अंशु वहीं आता हूँ, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपने बताया आप टॉपर विद्यार्थियों में से थे, तो उसके लिए थोड़ा रास्ता आसान भी हो जाता है। आप थोड़ा बताइए, मैंने सुना कि 1-2 जगह आपने टॉप किया, गोल्ड मेडल मार दिया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे पहला इंटरव्यू देख चुके हैं आपका हमारे नेटवर्क पर, तो कुछ अलग मसाला चाहिए। जी मसाला तो कुछ अलग नहीं है, वही है कि मैंने एमफिल में टॉप किया था मैंने यूनिवर्सिटी में सीसीएस कैंपस में, और मुझे गोल्ड मेडल मिले थे वहां पर 5, और एमए में भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी, तो हिस्ट्री में उसमें भी मुझे मेडल मिला था। मैंने देखा राज्यपाल जी आपके साथ फोटो में थे, तो आप राज्यपाल जी के साथ फोटो में थे या वो आपके साथ थे? थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो क्या था? वो हमारा दीक्षांत समारोह था, तो उसमें वो मुझे मेडल प्रदान कर रहे थे, कुलपति मेडल, और काफी अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। बढ़िया बात है। मैं अपने दोस्तों से, दर्शकों से भी चाहूंगा कि पहले भी अंशु की जो है बातचीत है वो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा उस विषय से जो पहले बात हुई थोड़ा हटाने का, ये सेकंड अटेम्प्ट था अंशु आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा उसके बारे में, यात्रा के बारे में बताइए, और कहाँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद लगा कि इन क्षेत्रों में मुझे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? थोड़ा सा पहले अटेम्प्ट के बारे में हमें बताइए। जी जब मैंने एमफिल किया था तो उसके जस्ट बाद मैंने ये 2018 वाला यूपी पीसीएस का प्री दिया था। उस टाइम पे जो मेरी तैयारी थी वो कुछ खास नहीं थी ज्यादा। ऐसा था कि मेरा प्री निकल गया, मुझे विश्वास भी नहीं था। लोग बोलते थे कि पहली बार दे रही हो तो पहली बार तो किसी का नहीं निकलता और तुम्हारी तो तैयारी भी नहीं है, लेकिन मेरा हो गया था वो। तो जो उसका मेंस था 2018 वाले का, तो वो 1 साल बाद हुआ था। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुनती थी कि अगर बंदे 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उनका हो जाता है, तो मैंने 10-11 घंटे पढ़ाई भी की है रहकर, तो मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा। और 1 साल मिल गया था। वैसे पहले से मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन मुझे 1 साल मिल गया था, तो मुझे लगा मेरी मतलब तैयारी जो है वो सही से हो गई है। जब मैंने मेंस दिया तो मेरा नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन। मुझे बड़ी उम्मीदें थी उससे, लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझ में कमी है और मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है और मतलब मैं खुद का ही मूल्यांकन नहीं कर पा रही कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी तरह से मतलब कि बड़े निराशाजनक क्षण रहे थे वो मेरे लिए, और मैं बड़ी निराशा में थी। जब मैंने प्री दिया, आपने मेंस भी दिया 2018 का, तो ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में कई सवाल हैं। किस विषय को लें, कब ये मान के चलें कि दे शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज और एटसेट्रा एटसेट्रा, कब उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें उधर जाना है, और अगर जाना है तो वो मजबूत इरादा कितना हो? जी बिल्कुल। अगर किसी को पहले से ही पता है, 12th के बाद ही पता है कि मुझको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमें उसके लिए प्रयास पहले से ही कर देने चाहिए। जैसे 12th के बाद अगर किसी को पता है कि मुझे सिविल इसी की ओर जाना है, तो उसको देखना है, जो सब्जेक्ट उसको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, क्योंकि मेंस में 8 पेपर होते हैं। 8 में से 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, जैसे कि मेरा हिस्ट्री रहा है। तो एक तो सब्जेक्ट फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मेरा हिस्ट्री रहा है, क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री का चयन करने का जो आधार है वो यही है कि मेरा ग्रेजुएशन, एमए और फिर उसके बाद एमफिल मैंने हिस्ट्री से ही किया है। इससे क्या है कि एक आसानी होती है और हमें मतलब अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती उसके लिए। और अगर समझा जाए तो इसके लिए गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पहले से ही इसमें सोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती, हमें सोर्सेज कम से कम यूज करने चाहिए और उनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहीं से कोचिंग ली है, आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ी हैं या बस गांव से ही निकाल दिया?
जी ज्यादा बड़ी बड़ी संस्थाएं तो नहीं। मैं कोचिंग की जहाँ तक बात है तो मेरा मानना है कि हमको गाइडेंस की जरूरत होती है, एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो जो मार्गदर्शन वो अगर हमें कोचिंग से मिल रहा है तो वो भी सही है, लेकिन अगर हमें किसी और के थ्रू मिल रहा है तो वो भी सही है। यानी कि आप दोनों जो है रास्ते खुले रखना चाहते हैं, ये बच्चे पर पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अब मुझे थोड़ा सा परीक्षा की जो स्ट्रेस वाली बात होती है उस पर मैं आता हूँ। एक बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ये जो मॉक इंटरव्यू होता है वो बहुत मददगार है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मॉक इंटरव्यू के बारे में अपने आप को तैयार किया, क्या आपने दिया, और दिया तो कैसा रहा, और नहीं दिया तो क्यों? जी बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू ये है साक्षात्कार से पहले हमारी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, मतलब अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो बता देते हैं कि क्या है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया है दिल्ली में, और मतलब मुझे मदद मिली उससे कि भाई किस तरह से हमें इंटरेक्शन किस तरह से करना है, जो भी कमी मेरे अंदर है उन्होंने मुझे बताया, तो ये मददगार साबित होता है। तो सबके लिए ऐसा नहीं है? सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे लिए रहा है। आपके लिए मददगार रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आप ग्राउंड की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जब इंटरव्यू होता है तो एक प्रेशर होता है बच्चे पे, क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। थोड़ा सा अंदर की बात जो आपसे पूछा गया हो और आपको लगा हो कि भाई ये माहौल तो वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो उससे पहले दिन बजट आया था, तो मैंने बजट पे काफी जो फैक्ट्स वगैरह है काफी रिवाइज किए कि शायद ये पूछे जाएंगे, जो करंट का जो सिनेरियो उस टाइम पे चल रहा था, तो उसके बारे में भी मैंने काफी पढ़ा था। मुझे लगा कि ये पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और जो मेरा इंटरव्यू था वो काफी सहयोगात्मक रहा था। वैसे जो भी मेरा जो इंटरव्यू था वो उनके उसमें था RN त्रिपाठी के, उनके अध्यक्ष थे, तो उनका भी सहयोगात्मक रहा। उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे वो मेरी एजुकेशन के बारे में पूछे, हॉबीज के बारे में पूछा, और भी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वही सब पूछा। एक डर होता है ना कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, मैं उसे दूर कर रहा था, तो जनरल ही सवाल मोस्टली जनरल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पता नहीं चलता वहाँ पे जाने के बाद है सोशल मीडिया पे कि भाई अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बड़े फॉर्मल तरीके से मुझसे पूछा, नॉर्मल, कि बताओ कि तुमने MPhil किया है, MPhil की डिग्री जो है वो अब खत्म कर दी गई है, तो इतनी सुंदर डिग्री है, इसको मतलब कि कैसा लग रहा है आपको। सही बात है, बढ़िया बात है। अब मुझे आप थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है अंशु, हम किसी से भी बात करें, लेकिन जब हम किसी सफल विद्यार्थी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा ज्यादा आती है। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा जो उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, मैसेज आपका? मेरा तो यही मानना है कि अगर आप सपने देखते हैं तो वो सपने आपके आज के हैं, तो उनके लिए प्रयास भी आपको खुद ही करना होगा और मेहनत तो आपकी लगनी ही है उसमें। तो जो सपने हैं आपके, तो उनको हर हाल में पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वो भी निरंतरता के साथ। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो कहते हैं कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आपने कहा कि लगातार पढ़ना, कितना पढ़ती थी अंशु, कितने घंटे? जी पढ़ने का तो ये है कि 12th के बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा है हमेशा से ही, जैसे 5-6 घंटा तो पढ़ती रही हूँ। लेकिन जब मैंने MPhil के बाद ये डिसाइड किया कि मैं यही करना है, इसी और जाना है, तो परीक्षा की जो भी जरूरत होती है उसी के अनुसार 7-8 घंटे, 9-10 घंटे तो हो ही जाते हैं। लेकिन जब हमारे एग्जाम नजदीक आते हैं तो वही घंटे फिर बढ़ भी जाते हैं, 12-13 घंटे भी हो जाते हैं। अंशु, मैंने सुना है और मुझे ये नहीं पता कि ठीक है या सही है, तो आप केवल पढ़ने लिखने वाली ही बात नहीं है, कुछ कवित्री वाला भी आपके अंदर है। अगर मैं ठीक हूँ तो आप लिखते हैं, पहले आप मुझे बताइए। लिखते हैं? जी मैं लिखती हूँ। तो थोड़ा फिर उसमें से अगर आप सुना पाए हमें, क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, और हमें अगर कर्ण क्रिया लगे तो बड़ा अच्छा हो। जी बिल्कुल, जो भी मैं लिखती हूँ, जब मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है किसी पर लिखना है, जब भी मन करता है तो किसी विषय कोई भी हो सकता है, कोई भी विषय हो, आप हमें थोड़ा सा सुनाइए, समय की मर्यादा है। चेहरे पर हंसी मुस्कान रहे, अंदर तेरे स्वाभिमान रहे, तेरी सांस बहे तो तूफान बने, हे मानव तेरी पहचान बने। आंसू जो बहे बह जाने दे, उन्हें पलकों से निकल कर जाने दे। बेशक नदियों को समंदर खारे मिले, पर सजल नैनों को स्वप्न सुहाने दे। मिला जन्म जो इसी बार, उस पर मानव का ये अवतार। मिला जन्म जो इसी बार, उस पर मानव का ये अवतार।
आए हो जो तुम धरती के द्वार, मिलता नहीं ये सब बार बार। मन की शक्ति का हथियार धार और ले लो बाजी मत जाना हार। मन की शक्ति का हथियार धार और ले लो बाजी मत जाना हार। जब है तू संपूर्ण स्वयं में, फिर क्यों अधूरे पूरे की चीतकार। तू बैठ जरा सुन प्रकृति नाद, तू बैठ जरा सुन प्रकृति नाद। तारों में चमक लहरों में झनकार, ग्रहों की गति उनकी सतत चाल, देते सब जीवन को आधार। हे मानव तेरा जीवन ये अमूल्य स्वप्नों का विहार, मत व्यर्थ छीन तू नैनों से जीवन का ये अप्रतिम श्रृंगार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और हम भी लगभग गंगा जल में स्नान कर गए आपके इन शब्दों से। बहुत अच्छा आपने लिखा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लिखते रहें ऐसे ही। और कहीं ना कहीं ये चीजें आदमी को वर्सेटाइल बनाती हैं और इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से अंशु जी। हमारी बिल्कुल ये इच्छा नहीं है कि यहाँ समाप्त किया जाए। अंशु ने समय निकाला है और मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत करता चला जाऊं, लेकिन एक समय सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, वहाँ हमें रुकना होता है और वो जरूरी भी है, क्योंकि घड़ी की टिक टिक जो है वो इशारा कर रही है कि अंशु का बहुत समय ले लिया है आपने। और अब अंशु को कहीं ना कहीं हमें जो है स्वतंत्र रूप से उनसे आज्ञा ले लेनी चाहिए। अंशु, आपने बात की न्यूज़ 6 नेटवर्क से और हम आभारी हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे बच्चों की अगर मोटिवेशन मिल जाएगा जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो उनके लिए आसान होता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अंशु ने कहा है और मैं भी अपनी तरफ से कहता हूँ कि बच्चियों को भी आप उड़ने के लिए आसमान दीजिए। हमने ओलंपिक में हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है और अभी मेरी बात हो रही थी फॉर्मली पहले अंशु से, तो उसे भी प्राउड है कि लड़कियां अच्छी कर रही है। तो बच्चियों को विशेष अगर आप 10 सेकंड में कुछ कहना चाहें, वो लड़कियां जो देख रहे हैं कि भाई अंशु तो मेरी जैसी दिखती है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरा मानना है कि हर कोई कर सकता है। मैंने सोचा था कि मतलब कि साधन नहीं है, तो मेरा मानना है कि साधन अपने आप जुड़ जाते हैं, आप समसाध्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपने बात की न्यूज़ 6 नेटवर्क से। और अभी मैं सूर्यांश यादव पाकपत बड़ौद के इस इलाके में हूँ और आपके गांव का नाम सिलाना है। ये सिलाना है। आप भी कभी आए तो अंशु जी से मिलिए, उनके परिवार से मिलिए, बहुत सभ्य लोग हैं। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।